हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। आज का वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम पूरा कॉस्टिंग करने वाले वन शॉट में, एक वीडियो में। अगर आप टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना क्योंकि इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग भी करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि कॉस्टिंग के बाद फाइनेंस का भी वीडियो आएगा। तो आपका पहला पेपर फाइनेंस ही है, याद है कि नहीं? सो लेट्स स्टार्ट विद कॉस्टिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया है। प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस जेड अकाउंट। यहां पर फॉर्मूला भी लिख दिया रेट पर यूनिट का। सर क्वेश्चन कहां है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं क्वेश्चन कंटिन्यूसली स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगा। तो जो क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और आप किसी दूसरे फोन में से ओपन करके रख सकते हो या आपके हिसाब से आप देख सकते हो। और हमें सम करना है स्टार्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे हमें दिया है मेसर्स XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। अब ये हमें पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 3 प्रोसेस है तो 3 प्रोसेस बनाने ही पड़ेंगे। अब सिंपल सा लॉजिक समझो, एकदम इजी शॉर्टकट बताता हूं। सारे के सारे खर्चे डेबिट, आउटपुट क्रेडिट। सेम लॉजिक, खर्चे डेबिट, आउटपुट क्रेडिट। सेम लॉजिक, खर्चे डेबिट, आउटपुट क्रेडिट। इससे ज्यादा सोचने का ही नहीं। देखो प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में यही चीज करने की। डेबिट में सारे खर्चे लिख दो, क्रेडिट में आउटपुट और वर्क सर्टिफाइड लिख दो, खत्म हो जाता है, सम ही खत्म हो जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद प्रोसेस एक्स। एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसेस एक्स को देखते हैं। जितने भी अपने को आइटम्स दिए खर्चे वाले सब डेबिट में लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल पहला क्या दिया है? मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, तो मैं यहां पर लिखता हूं टू इनपुट। अगर इनपुट की जगह मटेरियल इंट्रोड्यूस लिखा तो भी चलेगा। कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है? देखो 800 यूनिट्स। देखा क्या नहीं? अगर ध्यान से देखोगे 800 यूनिट से, और वहां पर लिखा है देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी 96 रुपीज हमें पर केजी कॉस्ट दिया है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 96। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 76,800। तो 76,800 का हमने क्या किया? मटेरियल किया इंट्रोड्यूस। इसके बाद क्या दिया? इसके बाद दिया इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इनडायरेक्ट मटेरियल। देखो ये भी खर्चा ही है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है? 7,000। तो रुपीस के कॉलम में 7,000। नेक्स्ट खर्चा कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो लिख दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आंखें बंद करके लिखते जाने का बस। कितना अमाउंट दिया डायरेक्ट एक्सपेंस का? सिर्फ 680 रुपए। नेक्स्ट क्या दिया है? वेजिस। तो वेजिस भी लिख दो टू वेजिस। वेजिस का अमाउंट कितना है? 15,360। तो 15,360 वेजिस का अमाउंट। नेक्स्ट फाइनल क्या है? ओवरहेड्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं टू ओवरहेड्स। अब क्वेश्चन में अगर देखोगे, क्वेश्चन में दिया ओवरहेड्स इज 50% ऑफ वेजिस। जितना भी वेजिस है उसका 50% क्या रहेगा? ओवरहेड्स। तो अगर अपन इसका 50% करें तो कितना आएगा? 7.5 और 180 7680। तो 7680 हमारा क्या है? ओवरहेड्स। जितने भी खर्चे थे सब डेबिट में लिख दिए, एकदम इजी। अब क्रेडिट में क्या लिखना है? आउटपुट के बारे में देखना है। क्या दिया है? सबसे पहले दिया नॉर्मल लॉस 4%। अगेन बाय नॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में लिख देता हूं 4%। 4% किसका? इनपुट का। इनपुट था 800 का 4% आएगा 32। तो 32 यूनिट्स हमारा क्या है? नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में अगर जाके देखोगे स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? कुछ दिया ही नहीं है, डैश। जब स्क्रैप वैल्यू दिया ही नहीं है तो हमारा जो 32 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया, भंगार वाले को हमने फुकट में दे दिया, फ्री में, क्योंकि है ही नहीं स्क्रैप वैल्यू। क्या करें? इसके बाद क्या दिया है? आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। आपको प्रोसेस एक्स से प्रोसेस वाई में आधा माल ट्रांसफर करना है। तो सर बाकी के आधे का क्या करने का? वहां पर लिखा है देखो, बाकी क्या देखो क्या करने का? आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस। आप खुद के पास वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दो। इन शॉर्ट जितने भी यूनिट्स बचे हैं उसको क्या करने का है? ट्रांसफर। कैसे मालूम चलेगा कितने यूनिट्स बचे? उसके लिए यूनिट्स का कॉलम करना पड़ेगा क्लोज। यहां पर आएगा 800, यहां पर भी आएगा 800 में से 32 माइनस करोगे तो बचेगा 768। उस 768 को आधा आधा करेंगे 384। सर आधा आधा क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? आधा नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफर करो, आधा वेयर हाउस में ट्रांसफर करो। बराबर कि नहीं? क्योंकि जो क्वेश्चन में बोले अपन फॉलो करेंगे तो आधे आधे को हम लिखेंगे कैसे? जरा ध्यान से लिखना। मैं यहां पर लिखता हूं, पहले आधे के लिए लिखूंगा बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस वाई। और दूसरे आधे के लिए लिखूंगा बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस। वेयर हाउस में हमें ट्रांसफर करना है। बरोबर। अब ये भी 384, ये भी 384, इसका रेट कितना है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। प्रोसेस एक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं अपन
टोटल कॉस्ट कितना है, तो इस पूरे के पूरे कॉस्ट के कॉलम का टोटल कर दो। मैं टोटल आपको बता देता हूं, टोटल है 107520 माइनस स्क्रैप वैल्यू। नॉर्मल लॉस के सामने स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं तो कुछ नहीं, नील। डिवाइड बाय टोटल इनपुट कितना था, टोटल इनपुट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिखेगा, ये देखो ये रहा 800 माइनस स्क्रैप कितना था, भंगार, नॉर्मल लॉस 32। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, आपको आंसर आएगा ₹140। तो 140 हमारा कॉस्ट है इसका, 140 कॉस्ट है इसका। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा 53,760, इधर भी आएगा 53,760, बरोबर। इज इट क्लियर सर? एबनॉर्मल लॉस किधर है, एबनॉर्मल गेन किधर है? याद रखना, जब भी ऐसा सम आता है कि आधा माल आगे ट्रांसफर करो, आधा माल वेयरहाउस में रखो, ऐसे सम्स में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन नहीं आता है। पर सर अगर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आया और नॉर्मल सम आ गया तो क्या सेम सम करने का? डेबिट साइड में खर्चे, क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस, क्रेडिट साइड में आउटपुट और क्रेडिट साइड में आएगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का रेट कौन सा? सेम यही रेट एबनॉर्मल लॉस पे भी अप्लाई करने का। एबनॉर्मल गेन पे रेट कौन सा? सेम यही रेट एबनॉर्मल गेन पे भी अप्लाई करेंगे। ज्यादा दिमाग चलाने का नहीं, बहुत सिंपल है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा प्रोसेस एक्स खत्म हो गया। प्रोसेस एक्स का माल ट्रांसफर करने का प्रोसेस वाई में, तो सिर्फ ये वाला माल ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये वाला माल वेयरहाउस में चला गया। अब ये वाला माल जो क्रेडिट है इधर आके हो जाएगा डेबिट। तो मैं यहां पर लिखता हूं टू आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस एक्स। एक्स के पास से आउटपुट कितना आया है 384 का 140 53,760। अरे सर ये क्लोज तो करो, क्लोज करना तो भूल ही गए। टोटल क्या आने वाला है, जो इधर लिखा था वही टोटल आएगा 1,07,520, 1,07,520, बरोबर। अब आते हैं अपन यहाँ पर प्रोसेस एक्स से आइटम यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद वाई के खर्चे लिखने के, क्वेश्चन में जाके देखोगे वाई के खर्चे भी दिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं टू इनपुट, इन शॉर्ट हमारा मटेरियल इंट्रोड्यूस। कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है नया? 416, जिसका रेट दिया है 90। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 37,440। देखो तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करो, डायरेक्ट बता रहा हूं फटाफट। उसके बाद टू इनडायरेक्ट मटेरियल, सेम ऊपर की तरह खर्चे डेबिट में लिखते जाओ फटाफट, टाइम वेस्ट करने का ही नहीं। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना दिया है डायरेक्ट एक्सपेंस 840। उसके बाद टू वेजीज, कितना दिया है वेजीज 15,200। इसके बाद ओवरहेड्स, टू ओवरहेड्स, ओवरहेड्स वेजीज का आधा है 50%, तो 7,600। सब खर्चे लिख दिए। अब क्या करेंगे, क्रेडिट में क्या लिखने का? एक आएगा नॉर्मल लॉस। कितना परसेंट नॉर्मल लॉस बोला है? 5%। 5% किसका? इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को ऐड करोगे तो 800 आएगा। 800 का 5% आएगा 40। और फॉर अ चेंज इस बार रेट दिया है, पिछले सब में भंगार का वैल्यू नहीं दिया था, इस बार भंगार का वैल्यू दिया है। तो 40 इंटू 6 करेंगे, आंसर कितना आएगा 240। तो नॉर्मल लॉस है हमारा 240। अब हमारे पास नॉर्मल लॉस भी आ गया, यूनिट्स भी आ गया। ऑटोमेटिकली क्या करने का है? क्लोज। क्या करने का है? क्लोज। टोटल है 800 में से 40 माइनस किया तो बचेगा 760। उसके साथ करने का क्या है? अगर क्वेश्चन में जाके देखोगे वहां पर बोला है जेड में 40% ट्रांसफर करो और वेयर हाउस में 60% ट्रांसफर करो। तो देखो 800 में से 40 माइनस किया 760 बचता है। 760 का 40% आएगा 304 यूनिट्स और 760 का 60% आएगा 456 यूनिट्स। तो जो 40% है वो हम आगे ट्रांसफर करेंगे, तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड, और जो 60% है वो हम वेयरहाउस में ट्रांसफर करेंगे, तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस। सर इन दोनों का रेट के लिए यहां पर बाजू में आके क्या करने का? कैलकुलेशन करने का। तो देखो वाई टोटल कॉस्ट, अगर मैं आपको टोटल बता देता हूं, टोटल आएगा 121,840। देखो इसका टोटल, ये टोटल आता है 121,840। तो इधर भी कितना आना चाहिए? 121,840 आना चाहिए। अब 121,840 में से माइनस क्या करने का? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू इस बार है 240 डिवाइड बाय टोटल इनपुट है। देखो 384 प्लस 416 800 है इस बार भी, माइनस नॉर्मल लॉस है 40। जब आप ये सॉल्व करोगे आपको आंसर आएगा 160। तो यहां पर भी आएगा 160, यहां पर भी आ जाएगा 160। 160 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर आएगा 48,640 और यहां पर आ जाएगा 72,960। इससे हमारा प्रोसेस वाई भी हो जाता है खत्म। लास्ट और फाइनल प्रोसेस जेड।
तो देखो ये जो लिखा है प्रोसेस जेड, यहां पर क्रेडिट, इधर आएगा तो डेबिट टू आउटपुट फ्रॉम वाई, कितना 304, रेट है 160, मल्टीप्लाई करके आता है 48,640। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जाके देखने का क्या क्या दिया है, नया इनपुट दिया है, तो 2 इनपुट 336 यूनिट्स का दिया इनपुट और रेट है 35, आंसर आएगा 11,760। नेक्स्ट खर्चे ले लो फटाफट, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, उसके बाद सेम खर्चा यहां से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, उसके बाद वेजेस भी होगा और इसके बाद ओवरहेड्स भी होगा। फटाफट वैल्यूज लिख देता हूं। इनडायरेक्ट मटेरियल है 22,000 का, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 9496, इसके बाद वेजेस है 4,400 और इसी का आधा ओवरहेड्स है, तो ओवरहेड्स आएगा 2200। बरोबर, सारे खर्चे लिख दिए। बाजू में लिख देता हूं नॉर्मल लॉस 5% है। 5% किसका, इनपुट का। इनपुट कितना टोटल 640 का 5% कितना आएगा 32, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 32। और भंगार वैल्यू फिर से नहीं दिया है, फिर से भंगार वैल्यू नहीं, तो भंगार कुछ मिल ही नहीं रहा हमें। जितना भी बचा है क्वेश्चन में जाके देखो उन्होंने क्या बोला है, पूरा का पूरा 100% वेयरहाउस में ट्रांसफर हो। सर क्यों? क्योंकि इसके आगे प्रोसेस कोई है ही नहीं ना, तो पूरा का पूरा माल किधर जाएगा, वेयरहाउस में। तो टू आउटपुट ट्रांसफर टू वेयरहाउस, जितना भी माल बचा पूरा वेयरहाउस में बचा, कितना उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल यूनिट्स का टोटल करोगे आएगा 640, इधर भी आएगा 640, 32 माइनस किया तो बचेगा 608 यूनिट। रेट के लिए क्या करने का, कैलकुलेशन, तो यहां पर जेड के लिए कैलकुलेशन करते हैं। टोटल कॉस्ट में बता देता हूं 98,496, यहां पर भी लिख देता हूं 98,496 माइनस स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाय टोटल इनपुट था 640 माइनस 32। अगर आप कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर मिलेगा 162, तो 162 यहां पर मैं लिख देता हूं, सेम आएगा 98,426 और यहां पर हमारा प्रोसेस जेड भी हो जाएगा खत्म। तो इसी के साथ प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म। अब देखो प्रोसेस में ऐसा सम भी आ सकता है, या फिर प्रोसेस में नॉर्मल वाला इन शॉर्ट एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल वैसा सम भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि आपको सिर्फ एक दिया है प्रोसेस एक्स, उसके साथ बोला प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी बनाओ, इन शॉर्ट एक्स, और ये जो माल वेयरहाउस में ट्रांसफर किया उसकी जगह स्टॉक में ट्रांसफर करने का, प्रोसेस वाई वेयरहाउस में ट्रांसफर किया उसकी जगह स्टॉक में ट्रांसफर करने का। बरोबर, ऐसा भी सम आ सकता है। कोई भी सम आए लॉजिक सेम रहेगा, क्या, खर्चे और यहां पर क्या आएगा, नॉर्मल लॉस आउटपुट, खर्चे नॉर्मल लॉस आउटपुट, खर्चे नॉर्मल लॉस आउटपुट। इज इट क्लियर? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया रहेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वो सम है जो 2 साल का डेटा देता है। इन शॉर्ट पहले साल का डेटा कैरी फॉरवर्ड होगा, कंटिन्यू होगा सेकेंड ईयर में। बरोबर, यूजुअली ऐसे टाइप का सम आता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट में एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट का भी सम आएगा, वो ट्राई करके हम अवॉइड करेंगे, हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का ही सम करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे क्वेश्चन है, बलराम कॉन्ट्रैक्टर्स अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 15 लाख ऑन 1 जुलाई, और अपने को अलग अलग खर्चे दे दिए, बहुत कुछ दे दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2012 से लेके 31 मार्च 2013 तक। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट ही 1 जुलाई को मिला है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही 1 जुलाई को मिला है, हमारा साल चालू हो रहा है 1 जुलाई में और खत्म कब होगा, 31 मार्च में। अब सिंपल सा लॉजिक समझो, एकदम इजी है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में सिर्फ और सिर्फ हमें लिखने के खर्चे। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे जो भी खर्चे फटाफट लिख दो। देखो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन एक ही बार स्क्रीन पे दिखा पाऊंगा, पूरे टाइम क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं रह सकता, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में जाके देखोगे सारे के सारे खर्चे हम एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला है टू मटीरियल इशूड, जगह कम है तो मैं सिर्फ टू मटीरियल लिख रहा हूं, अमाउंट है 1,52,000। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, तो टू डायरेक्ट वेजेस अमाउंट है 1,25,000। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस, आंखें बंद करके सारे खर्चे लिखते जाओ एक एक करके, 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, मटीरियल रिटर्न टू स्टोर्स। अब एक बात याद रखना, मटीरियल आएगा तो डेबिट में लिखने का, मटीरियल जाएगा तो क्रेडिट में लिखने का। अब उन्होंने बोला कि आपने मटीरियल जो आया था उसको रिटर्न कर दिया, तो जब रिटर्न कर दिया तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय मटीरियल रिटर्न्ड। कितना है मटीरियल रिटर्न, 22,000। नेक्स्ट
मटेरियल एट साइट। अब एक बात याद रखना, जैसे मैंने बताया था डेबिट में सारे खर्चे लिखते हैं, क्रेडिट में हमेशा एक चीज लिखने की, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसको अंडरलाइन करने का, इसमें 3 चीजें हमेशा लिखने की, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड मटेरियल एट साइट। अब मटेरियल एट साइट मतलब क्लोजिंग मटेरियल, ये हमारा ओपनिंग मटेरियल है, ये क्लोजिंग मटेरियल। अब क्वेश्चन में हमें दिया है मटेरियल एट साइट दिया है 20,000, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 20,000। नेक्स्ट अनसर्टिफाइड वर्क 48, तो वर्क अनसर्टिफाइड आएगा 48। आगे बढ़ते, ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस का खर्चा, अगेन कोई भी खर्चा आंखें बंद करके डेबिट साइड में लिख देने का, कितना है 23,000। आगे बढ़ते, नेक्स्ट वर्क सर्टिफाइड, ये देखो ये रहा वर्क सर्टिफाइड, ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास। वर्क सर्टिफाइड कितना है 3 लाख, तो 3 लाख का आ गया वर्क सर्टिफाइड। लास्ट और फाइनल आइटम है प्लांट इशूड, 3 लाख का प्लांट इशू किया है। पूरे प्लांट का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ लिख सकते हो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अब मैं यहां पर ब्रैकेट में ही कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि अलग से वर्किंग नोट ना बनाना पड़े। 3 लाख का प्लांट है, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है 20%। अब देखो 3 लाख का प्लांट है 20%, लेकिन 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने ही होते हैं, तो बस 9 महीने का डेटा आएगा, तो लिखने का क्या है 9 डिवाइड बाय 12। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 3 लाख का 20% आता है 60,000, 60,000 को 9 बाय 12 करोगे तो आंसर आएगा 45,000, तो डेप्रिसिएशन हो गया 45,000। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है, हमें क्लोजिंग करनी है। इसको मैं आउटर कॉलम में लेके चला जाऊंगा तो ये अमाउंट आ जाएगा 3,68,000। अब हम करेंगे टोटल, जैसे ही हम टोटल करेंगे टोटल आएगा 368 प्लस 20 3,90,000, यहां पर भी आएगा 3,90,000। ये सब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं टू नोशनल प्रॉफिट। अगर आप एडलेस करोगे, मैं ऑलरेडी आंसर बता देता था कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, आंसर आना चाहिए 15,000, तो 15,000 आ गया हमारा नोशनल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? जैसे ही नोशनल प्रॉफिट आता है, ये डेबिट वाला नोशनल प्रॉफिट लिख देने का क्रेडिट में, तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय नोशनल प्रॉफिट, कितना आएगा 15,000, और ये 15,000 का प्रॉफिट हम बांटेंगे थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में और थोड़ा अमाउंट रिजर्व में, और इसके बाद हम क्लोजिंग कर देंगे, तो क्लोजिंग भी आएगा सेम 15,000, इधर भी आ जाएगा सेम 15,000। इन शॉर्ट हम 15,000 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बराबर। अब डिवाइड कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, के काम कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। अब आप सिंपल सा लॉजिक समझो, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, अगर आपका काम 0 से 25% कंप्लीट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ रिजर्व में हम डालेंगे। अगर आपका काम 25 से 50% कंप्लीट है तो आपके प्रॉफिट में 1/3 अमाउंट जाएगा। 1/3 किसका, नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर आपका काम 50 to 90% कंप्लीट है तो 1/3 की जगह हम डालेंगे 2/3 नोशनल प्रॉफिट का इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब ये परसेंटेज हमें याद रखना। अब हम देखते हैं यहां पर कितना कैलकुलेशन आता है, बराबर। कैलकुलेशन कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। वर्क सर्टिफाइड कितना है 3 लाख, 3 लाख का काम के सर्टिफिकेट मिल गया, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर आप क्वेश्चन में जाके देखोगे तो 15 लाख है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, अगर आप कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 20%। मतलब पहले 9 महीने में हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 20% कंप्लीट हुआ है, 20% कंप्लीट हुआ है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट 20% ही कंप्लीट हुआ है, 20% पहले में आता है 0 से 25 के बीच में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी जाना चाहिए क्या, कुछ भी नहीं। इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा 15,000 जाएगा रिजर्व में, और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा ये पहला कैलकुलेशन हो गया खत्म। सर अगर ये 20 की जगह 30 आता तो क्या करते, तो हम ऐसे करते हैं 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, मतलब 1/3 इंटू 15,000 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, क्वेश्चन में से लिख के सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? पर क्योंकि फिलहाल ऐसा दिया नहीं है तो ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो मैं यहां से ये हटा देता हूं क्योंकि हमें यहां पर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पहले 9 महीने का डेटा हो गया खत्म। अब इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल में, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल में खत्म हो रहा है। अब ध्यान से देखना, ये वर्क इन प्रोग्रेस जो क्रेडिट था ये सेम टू सेम इधर आके हो जाएगा डेबिट, तो मैं यहां पर लिखूंगा टू वर्क इन प्रोग्रेस, सेम छाप देने का, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और उसके बाद दिया है मटीरियल एट
साइड एग्जैक्ट सेम टू सेम, अमाउंट भी सेम टू सेम, तो 3 लाख, 3 लाख के नीचे 48, 48 के नीचे 20, टोटल हो जाएगा 3,68,000 बरोबर। इसके अलावा ये जो रिजर्व है, ध्यान से देखो, ये रिजर्व डेबिट, इधर आएगा तो क्रेडिट, तो रिजर्व भी छाप देने का बाय वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व, अभी भी काम चल रहा है इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व 15,000। तो जब भी आप 2 साल का डेटा का सम करते हो, याद रखना इसका WIP क्रेडिट, इधर डेबिट, इसका रिजर्व डेबिट, इधर क्रेडिट, ये हमेशा करके रख देने का। सर ये करने के बाद क्या करने के बाद कुछ नहीं, नॉर्मल सम करने का, खर्चे डेबिट साइड में, बस सिंपल सम हो जाता, खत्म। तो सारे के सारे खर्चे जो यहां पर थे वो वापस यहां पर आएंगे। अगर आप क्वेश्चन में जाके देखोगे तो हमारे पास खर्चे हैं, जैसे सबसे पहला खर्चा है टू मटीरियल इशूड, तो हम फिर से लिखेंगे टू मटीरियल, इस बार मटीरियल है 3,30,000 का। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया, वापस से डायरेक्ट वेजेस है, वापस से डायरेक्ट एक्सपेंस है, इन शॉर्ट जो जो खर्चे यहां पर लिखे थे सब वापस से आ रहे हैं। डायरेक्ट वेजेस इस बार है 4,65,000 का, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस बार है 45,000 के। नेक्स्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, देखो यहां पर भी रिटर्न क्रेडिट में था, यहां पर भी रिटर्न क्रेडिट में लिखेंगे, तो बाय मटेरियल रिटर्न कितना है, मटेरियल रिटर्न किया है 15,000 रुपए का। नेक्स्ट मटेरियल एट साइड 8,000, देखो यहां पर मटेरियल एट साइड क्रेडिट में था, यहां पर भी लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइड 8,000। अब तुम लोग बोलोगे सर यहां पर आपने WIP के नीचे लिखा था मटेरियल एट साइड, यहां पर अलग से क्यों लिखा, क्योंकि बेटा आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है ना, तो इस बार ये WIP इधर नहीं आएगा, डायरेक्टली सम खत्म हो रहा है, तो हम अलग से दिखाएंगे इसको। नेक्स्ट है अनसर्टिफाइड वर्क डैश, कुछ भी नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म होने वाले, तो अनसर्टिफाइड वर्क बचता ही नहीं है। नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड्स है, खर्चा है ऑफिस का, तो टू ऑफिस ओवरहेड्स 68,000 आता है, 66 सॉरी 68 नहीं 66 है। उसके बाद मटेरियल लॉस बाय फायर, कुछ भी हो, मटेरियल लॉस बाय थेफ्ट हो, लॉस बाय पिल्फरेज हो, लॉस बाय फायर हो, क्रेडिट में लिखने का बाय मटेरियल लॉस्ट बाय फायर। आग में जल गया, कितने का माल जल गया, 5,000 रुपए का माल जल गया। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड, अब वर्क सर्टिफाइड दिया 15 लाख, 15 लाख का तो कॉन्ट्रैक्ट था, इन शॉर्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो यहां पर हम लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो रहा है, कितना 15 लाख रुपए। लास्ट और फाइनल हमें क्या दिया है, हमें दिया प्लांट इशूड। अब प्लांट पे क्या आता है, डेप्रीसिएशन। अगेन अगर आप क्वेश्चन में जाके देखोगे डेप्रीसिएशन कितना आना चाहिए, 20%। अब जरा ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं टू डेप्रीसिएशन, अगेन आपके लिए मैं वर्किंग यहां पर साइड में ही कर लेता हूं। अब ध्यान से देखना जरा वर्किंग हम कैसे करेंगे। पुराना प्लांट कितने का था, देखो पुराने प्लांट पे डेप्रीसिएशन था 45, लेकिन पुराने प्लांट का वैल्यू कितना था, अगर आप क्वेश्चन में जाके देखोगे पुराने प्लांट की वैल्यू थी 3 लाख। 3 लाख में से हम 45 डेप्रीसिएशन कर चुके थे, 3 लाख था 2,70,000 कितना, 3 लाख बरोबर। 3 लाख में से हम 45 का डेप्रीसिएशन कर चुके थे, तो पुराना प्लांट बचा था 2,55,000 का। डेप्रीसिएशन का रेट क्योंकि 20% मैं पूरा का पूरा इस बार 20% लगाऊंगा, क्योंकि ये 1 साल का, ये 9 महीने का था, इसलिए यहां पर 9 महीना था, इसलिए पूरा 1 साल का। तो 2,55,000 का 20% कितना आएगा, 25,500 का डबल जो आएगा 51। इसमें मैं ऐड करूंगा, सर ऐड क्या करना है, अरे एक और नया प्लांट इशू किया है, क्वेश्चन में जाके देखो इस बार प्लांट इशूड कितने का दिया है, प्लांट इशूड दिया है 1,50,000। तो ये देखो नया प्लांट 1,50,000 का है, उसका क्या करने का 20%, अगेन पूरे साल का है। इसका आंसर आएगा 51, इसका आंसर आएगा 30, टोटल डेप्रीसिएशन हो जाएगा 81,000। तो 81,000 का मेरा डेप्रीसिएशन, समझा। पुराने प्लांट पे भी 20%, नए प्लांट पे भी 20%। पुराने प्लांट का वैल्यू 2,55,000 क्यों लिखा, क्योंकि 3 लाख था, 3 लाख में से 45 माइनस कर दिया तो 2,55,000 बचा। इज इट क्लियर। अब फाइनली हमें क्या करने का है, क्लोजिंग। अब जब आप क्लोजिंग करोगे मैं टोटल बता देता हूं, टोटल आ जाएगा 15,43,000, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहां पर भी आ जाएगा 15,43,000, और क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, जो भी प्रॉफिट बचेगा वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और प्रॉफिट कितने का आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 1,88,000 का। तो यहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सम हो गया खत्म। आई होप आपको समझ में आ रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट के सम में क्या करना है। यही कॉन्ट्रैक्ट का सम एग्जाम में मैक्सिमम आता है। कभी कभी ऐसा है 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ए अलग, कॉन्ट्रैक्ट बी अलग, सेम सॉल्व करने का। बस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ए का सब कुछ बी में कैरी फॉरवर्ड नहीं करने का। कॉन्ट्रैक्ट ए इधर ही खत्म,
कॉन्ट्रैक्ट भी इधर ही खत्म, दोनों अलग अलग, बस इतना सिंपल सा करोगे कॉन्ट्रैक्ट आराम से हो जाएगा खत्म। इज इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन में जाके देखोगे आपको वहां पर पूरा का पूरा डेटा दे दिया है। जब कभी भी क्वेश्चन है याद रखना हमें स्टैंडर्ड डेटा बनाने का है और स्टैंडर्ड के लिए लिखने का क्या, क्यू पी सी, दैट इज क्वांटिटी प्राइस एंड कॉस्ट। सेम हमें एक्चुअल डेटा बनाने का है और एक्चुअल डेटा के लिए भी हम क्या लिखेंगे, सेम क्यू पी सी, दैट इज क्वांटिटी प्राइस एंड कॉस्ट। अगर आप क्वेश्चन में जाके देखोगे स्टैंडर्ड आपको दिया है फॉर 90 केजीज और आपको एक्चुअल दिया है फॉर 81,000 केजीज। अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड 90 का एक्चुअल 81 का क्या कंपेरेबल है क्या नहीं, तो सीधी सी बात हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड। और उसके पहले हम देखते हैं एक बार हमें क्वांटिटी कितनी कितनी दी है। क्वांटिटी है 135 स्टैंडर्ड की, प्राइस है 12, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1620। एक्चुअल में अगर आके देखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी है 1,24,000 केजीज, प्राइस है 14,75,600। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो बीच में रेट मिलेगा, रेट है 11.9, डिवाइड करोगे 11.9 आ जाएगा, बरोबर। अब जैसा हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड 90 किलो का है, एक्चुअल 81 का है, कंपेरेबल नहीं है तो हमें नया एक टेबल बनाना पड़ेगा, दैट विल बी रिवाइज स्टैंडर्ड विच विल अगेन बी फॉर 81,000 केजीज, ताकि ये 81 और ये 81 मैच हो जाए और हम इन दोनों टेबल्स को कंपेयर कर सके। अगेन फॉर्मेट तो वही रहेगा क्यूपीसी। देखो प्राइस तो सेम नीचे लिख देने की 12, प्राइस कभी चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी चेंज होगी। क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना है, एकदम सिंपल। 90 किलो माल बनाने के लिए 135 मटेरियल लगता है। अब 81,000 किलो माल बनाना है तो मटेरियल कितना, क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 1,21,500। अब जैसे आंसर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 14,58,000। तो हमें एक्चुअल है हमारे पास रिवाइज स्टैंडर्ड है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर, और हम हमारे स्टैंडर्ड को भूल जाएंगे। एग्जाम में कैंसिल करने का नहीं, बस तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए कैंसिल कर रहा हूं, इन दोनों को कंपेयर करने का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा होता है, पहला फॉर्मूला होता है मटीरियल कॉस्ट वैरिएंस। आंसर क्या होना चाहिए, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, तो देखो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ये रहा 14,58,000 माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट ये रहा 14,75,600। अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 17,600 एडवर्स, क्योंकि नेगेटिव है तो 17,600 एडवर्स। सेकेंड फॉर्मूला मटीरियल प्राइस वैरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बाजू में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, स्टैंडर्ड प्राइस थी 12, एक्चुअल प्राइस है 11.9 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है 1,24,000। अगर आप एडलेस करोगे आपको आंसर आएगा 12,400 फेवरेबल प्लस में, क्योंकि देखो 12 बड़ा है 11.9 छोटा है, प्लस में आंसर आएगा। लास्ट और फाइनल थर्ड वर मटीरियल यूसेज वैरिएंस। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 121,500 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 1,24,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये देखो ये रहा क्वेश्चन में 12 रुपए है स्टैंडर्ड प्राइस। अगर आप इन दोनों को माइनस करो और मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आएगा 30,000 एडवर्स। तो ये देखो 30,000 एडवर्स 12,400 फेवरेबल, दोनों को एडजस्ट किया तो ऑटोमेटिकली आएगा 17,600 एडवर्स, मतलब हमारा सम है राइट। इसी लेवल का सम आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, इससे बहुत ज्यादा हायर लेवल का सम कभी नहीं आता, इतना ही आता है। इज इट क्लियर? तो अगर आपको ये आ गया तो आप आराम से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे। तो अगेन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग का सम देखोगे आपको 2 साल का सेल्स दिया है, 2 साल का प्रॉफिट दिया है, बहुत सिंपल सा सम है। अब याद रखना जब कभी भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग का सम कर रहे हो एक छोटा सा फॉर्मेट बनाने का, जो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट। फिलहाल हमें 2 साल का डेटा दिया, एक है ईयर 1 एक है ईयर 2, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ईयर 1 ईयर 2। अब ईयर 1 में सेल्स कितना दिया है, सेल्स है 2,40,000 और ईयर 2 का सेल्स है 2,80,000। सिमिलरली प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट कितना कितना है, पहले साल का प्रॉफिट है 18,000 और दूसरे साल का प्रॉफिट है 26,000। अब टेक्निकली देखा जाए इस टाइप के सम में जहां पर 2 साल का डेटा दिया रहता है ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं, पर आपको समझ में आ गया टेबल क्यों बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आंखों से देखे बिना, क्वेश्चन जाने बिना हमेशा
सबसे पहले कैलकुलेट क्या करने का, पीवी रेशियो। फॉर्मूला क्या है, जब 2 साल का डेटा दिया रहता है फॉर्मूला आता है चेंज इन प्रॉफिट। ये ट्राइंगल मतलब चेंज, सर एग्जाम में ट्राइंगल लिख सकते क्या, नहीं लिखना पड़ता है चेंज। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। दोनों प्रॉफिट में कितने का चेंज है, 26 और 18 में फर्क कितना है, 8000। दोनों सेल्स में कितना फर्क है, 2,80,000 और 2,40,000 में फर्क है 40,000 का, इंटू 100। जैसे ही आप ये कैलकुलेट करोगे आपको पीवी रेशियो मिल जाएगा। और पीवी रेशियो कितना आएगा, पीवी रेशियो आएगा 20%। तो हमारा पीवी रेशियो कितना आ गया, 20%। अब क्वेश्चन में और क्या फाइंड करने बोले, पीवी रेशियो की बात फाइंड करने बोले, ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे हमने पीवी फाइंड किया, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं ढूंढ सकते। सर क्यों, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। आपके पास पीवी रेशियो तो है, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। तो जब क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट में आपको सबसे पहले ढूंढना क्या पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढना है, बहुत सिंपल, बहुत इजी, ध्यान से देखना। जैसे पीवी रेशियो में 20%, पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करने का सेल्स है। सर कौन सा सेल्स, पहला कि दूसरा, जो आपको अच्छा लगता है वो सेल्स ले लो, जो आपको सेल्स अच्छा लगता है वो ले लो। तो फॉर एग्जाम्पल इस 20% को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले सेल्स से। 20% इंटू 2,40,000 करोगे तो आपको आंसर आएगा 48,000। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 48,000। सर आपने 20% मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन के सामने कैसे लिखा, बिकॉज पीवी रेशियो इज व्हाट, पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो परसेंटेज में होता है, कंट्रीब्यूशन रुपीज में होता है। तो पीवी रेशियो का मतलब ही क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, बरोबर। तो जैसे मल्टीप्लाई किया, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 48। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, मैं 48 में से कितना माइनस करूंगा तो 18,000 बचेगा। मैं 30,000 माइनस करूंगा तो 18,000 बचेगा। देयरफॉर ऑटोमेटिकली मेरा फिक्स कॉस्ट कितना बन जाता है, 30,000। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं फ्रॉम द टेबल, टेबल में से जाके देख सकते हो 30,000 आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट। जैसे फिक्स कॉस्ट है, अब मैं सेकंड चीज ढूंढूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 30,000, पीवी रेशियो है 20%, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 1,50,000। तो पहला आंसर आया 20% पीवी रेशियो, दूसरा आंसर है ब्रेक इवन पॉइंट 1,50,000। इज इट क्लियर। बिना फिक्स कॉस्ट के हम पीवी रेशियो नहीं ढूंढ सकते थे, इसलिए हमने फिक्स कॉस्ट ढूंढा है पहले। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखते हैं। थर्ड वन हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 2 लाख। एकदम चिंदी, जब भी ऐसी टाइप का क्वेश्चन आएगा याद है ना क्या करने का, एक ही फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इनटू पीवी रेशियो, बरोबर। बाजू में लिख देता हूं। अब उनको चाहिए क्या, जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, सेल्स प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 2 लाख। अच्छा जब सेल्स 2 लाख दिया है तो नीचे लिखना पड़ेगा सेल्स 2 लाख है तो प्रॉफिट ढूंढने का, फिक्स कॉस्ट कितना है, अभी फिक्स कॉस्ट ढूंढना है 30,000, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मालूम वही तो ढूंढने का है, अपॉन पीवी रेशियो, पीवी रेशियो भी अभी ढूंढना है कितना, 20%। अब ध्यान से देखो, ये 20% इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लाख का 20% आएगा 40,000। तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, 40,000 इक्वल टू 30,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर एडलेस करेंगे तो देयरफॉर हमें डिजायर्ड प्रॉफिट कितना मिलेगा, 10,000। तो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000। इज इट क्लियर। चलो थर्ड वन भी ढूंढ लिया। नेक्स्ट फोर्थ क्या ढूंढना है, दिखते हैं। क्वेश्चन में बोला है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40। अगर प्रॉफिट 40 है तो सेल्स कितना, सेम फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सेल्स फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिक्स कॉस्ट है हमारा 30,000, डिजायर्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया कितना, 40,000, अपॉन पीवी रेशियो हमने ढूंढा था 20%। 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइड बाय क्या करना है 20%, तो आंसर आएगा 3,50,000। तो अगर आप 3,50,000 का सेल्स करोगे तब जाके आपको 40,000 प्रॉफिट होगा। इज इट क्लियर। लास्ट और फाइनल क्या बोला है हमें, लास्ट और फाइनल बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द सेकेंड ईयर। दूसरे साल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स दूसरे साल का कितना है 2,80,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितना है, ये रहा ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने ढूंढा था 1,50,000। सर ये 1,50,000 पहले साल का ब्रेक इवन पॉइंट है, दूसरे साल का, दोनों साल का ब्रेक इवन पॉइंट सेम आएगा। उसका रीजन क्या है,
दोनों साल का पीवी रेशियो भी 20%, दोनों साल का फिक्स कॉस्ट भी सेम, तो आंसर भी आएगा सेम। 2,80,000 माइनस 1,50,000 करोगे तो आंसर आएगा 1,30,000, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 1,30,000। अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग में इसी लेवल का सम आता है, इससे ऊपर के लेवल का सम नहीं आता है। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये था हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा कॉस्टिंग हो गया खत्म। कल आएगा फाइनेंस का वीडियो, तो यहां पर हमारा कॉस्टिंग हो गया खत्म। कल आएगा फाइनेंस का वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर द फाइनेंस का वीडियो। एंड याद रखना, तब तक चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड कीप ऑन स्टडीइंग। ऑल द बेस्ट।